हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2023 के मैथ्स के प्रश्न सोल्व करेंगे। और ये जो पेपर है आपका 6 सितंबर 2023 को शिफ्ट 3 में हुआ था, ठीक है। और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 12 है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब इसमें देखिए, एक घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः पी क्यू और आर यूनिट स्क्वायर में आपको दे रखा है। तो इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम जो है ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। अब घनाभ यानी कि क्यूबॉइड आपको दे रखा है, और यहाँ पर आसन फलकों का मतलब क्या हो जाएगा, 3 अलग अलग फलकों का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, ठीक है। अब 3 अलग अलग फलकों का क्षेत्रफल दे रखा है, तो एक फलक में लंबाई इंटू में चौड़ाई उसका क्षेत्रफल रहा होगा, और एक अलग जो फलक रहा होगा उसमें जो है चौड़ाई इंटू में ऊंचाई, और एक जो तीसरा अलग फलक रहा होगा उसमें ऊंचाई इंटू में लंबाई। इस तरह से ये क्षेत्रफल रहे होंगे, ठीक है। तो मैं किसी एक फलक की अगर बात करूं तो उसमें लंबाई इंटू में चौड़ाई रहा होगा, और ये क्षेत्रफल हम मान लेते हैं ये है क्यू, ये सॉरी पी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बराबर पी के हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर किसी एक फलक का क्षेत्रफल जो रहा होगा उसमें चौड़ाई और यहाँ पर ऊंचाई रही होंगी, यानी कि चौड़ाई इंटू में ऊंचाई, और ये क्षेत्रफल हम मान लेते हैं यहाँ पर क्यू है इस फलक का क्षेत्रफल, तो ये बराबर क्यू हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर एक फलक जो रहा होगा उसमें ऊंचाई इंटू में लंबाई, ये इस तरह से क्षेत्रफल रहा होगा, और ये क्षेत्रफल हम मान लेते हैं इस फलक का आर है, ठीक है, घनाभ के अंदर। तो इस तरह से हमारे पास 3 अलग अलग इक्वेशन प्राप्त हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। भाई मल्टीप्लाई क्यों करा रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हमें LBH कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। भाई आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन LBH होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं बराबर के एक साइड हमारे पास P इंटू में Q इंटू में R बनेगा, और बराबर के इस साइड में देखें यहाँ पर L जो है ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह से B यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरह से यहाँ पर H जो है ये भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा। तो LBH का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ से LBH बराबर हम कैलकुलेट करें तो ये रूट PQR बनेगा, और ये डेटा जो है हमारे पास यूनिट क्यूब में आ जाएगा, ठीक है। और ये आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई पड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए 46 और 99 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। अब देखिए अभाज्य संख्या, इसमें देखिए कोई पर्टिकुलर पैटर्न तो इसमें फॉलो होता नहीं है, तो यहाँ पर आपको ये अभाज्य संख्याएं लिख कर देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो 46 के बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 47 हो जाएगा, और इसके बाद 47 के बाद देखिए 48, 49 नहीं है, और 50 भी नहीं है, और इसके बाद 51 नहीं है, 52 भी नहीं होगा, और यहाँ पर 53 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 54 नहीं होगा, 55 नहीं है, 56 नहीं है, 57 नहीं है, और इसके बाद 58 भी नहीं है, और 59 आपके पास यहाँ पर एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। इसके बाद 60 नहीं है, 61 हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर 62, 63, 64 और 65 भी नहीं है, और 66 नहीं है, 67 हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए 68 नहीं है, और 69 भी नहीं है, और 70 भी नहीं है, और यहाँ पर 71 एक अभाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 72 नहीं है, 73 हो जाएगी। 74 नहीं है, 75 नहीं है, और 76 नहीं है, और 77 भी नहीं है, और इसके बाद 78 नहीं है, और 79 यानी कि 79 हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर 80 नहीं है, और 81 भी नहीं है, और 82 ये भी नहीं होगी, और 83 एक अभाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद 84, 85, 86 और 87 यहाँ पर 87 देखिए 3 से डिवाइड है तो ये भी नहीं होगी, तो यहाँ पर 87 ये नहीं होगी। और इसके बाद यहाँ पर 88 और 89 यहाँ पर एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। इसके बाद 90 नहीं है, और 91 नहीं है, 92 नहीं है, और 93 देखिए 93 भी नहीं होगी। 93 देखिए 3 और 31 दोनों से डिवाइड है। इसके बाद यहाँ पर 94, 95, 96 और 97 एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो इसके बाद 98 नहीं है, और 99 के बीच देखनी थी, यानी कि 99 से पहले। तो टोटल हमारे पास इतनी अभाज्य संख्याएं आ चुकी हैं। अब देखिए आपको लगता है कि ये प्रश्न गलत हो सकता है, तो इसको छोड़ना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी देखिए ये आपको यहाँ पर लिख कर देखनी पड़ेंगे, आपको इन सभी का टोटल करना है, और ये जितनी भी संख्या है उतने का आप इसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर टोटल कर लेते हैं। 9 7 ये 16 हो जाएगा, 9 7 16 और 3 19, और 9 28 और 3 31, और ये 32 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 39, और ये 40, और ये 49, और ये 52 हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो है 59 हो जाएगा। 59 का 9 आ जाएगा, हासिल हमारे पास यहाँ पर 5 आएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए 9
8 17 हो जाएगा, और 17 और यहाँ पर जो है 8 17 और 8 25 हो जाएगा, और 25 और 7 32 हो जाएगा, और ये हमारे पास यहाँ पर 39 हो जाएगा, 39 और ये 46 हो जाएगा, और ये हमारे पास यहाँ पर 52 हो जाएगा, और ये 58 हो जाएगा, और 58 के बाद यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 63 और 63 और ये 5, यानी कि ये हो जाएगा 63 और 5 ये हो जाएगा 68, 68 और 4 72 हो जाएगा, 72 और ये 5 यानी कि 77 हो जाएगा। ये हमारे पास टोटल हो जाएगा। अब ये टोटल संख्याएं कितनी है उतने का हम इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल हमारे पास संख्या 3 और ये 3 6 और 3 9 और 2 11 संख्याएं, तो 11 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 11 7 77 हो गया, 9 में 0 बार जाएगा, तो 70.82 जो है ये आपको ऑप्शन में दिखाई पड़ गया। आंसर लगा दीजिए। इसमें देखिए यहाँ पर BBA में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कोण की डिग्री में माप क्या है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो BBA का आपको यहाँ पर देखना है। तो BBA का डेटा यहाँ पर ये लिखा हुआ है, और ये डेटा देखिए आपको क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, ये 8% लिखा हुआ। अब देखिए दिखाई तो मुझे भी नहीं पड़ रहा था, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इन सभी को ऐड किया बाकी डेटा को। तो यहाँ पर जो है 8% की कमी रही, तो यहाँ पर जो है ये 8% ही होगा आपके पास यहाँ पर डेटा, ठीक है। और केंद्र पर जो कोण बनता है ये 360 डिग्री का बनता है, और यहाँ पर जो है ये अपने आप में 100% होता है, यानी कि 360 डिग्री जो है 100% की वैल्यू है। हमें 8% की वैल्यू चाहिए, तो 8 से इसको गुणा करा देते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, ऊपर गुणा कराएंगे तो 8 6 48 हासिल 4, और ये 28 हो जाएगा, और यहाँ पर एक स्थान पर दशमलव, यानी कि 28.8 डिग्री आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसको सरल करके बताना, तो सबसे पहले देखिए ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो ये 5 बार कट जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये 5/5 आया है, तो यहाँ पर 5/5 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए 9 दूनी का 18 हो जाएगा, और 3 दूनी का 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ये 6 चौके 24 4 बार कट जाएगा, और ये देखिए 5/4 है और ये गुणा में है, तो 5/4 इसको इस तरह से लिखते हैं तो ये 4 से 4 कट जाएगा, बचा कितना 5, तो 7 5 12 ये आपको आंसर दिखाई पड़ गया, ऑप्शन नंबर 2। जनवरी से जून के महीने तक Q और R कंपनियों के कुल उत्पादन के बीच कितना अंतर है। तो Q और R के बीच का आपको अंतर देखना है। तो इसको देखिए आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप यहाँ पर सीधे डायरेक्ट ऐड कराइए डेटा को, और उसके बाद जो है आप डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। बट देखिए दूसरा तरीका क्या हो जाएगा भाई, आप डायरेक्ट इनका गैप देख लीजिए। यहाँ पर गैप कितने का दिखाई पड़ा, 37 यानी कि 37 का गैप दिखाई पड़ा, प्लस और यहाँ पर गैप यहाँ पर देखें तो ये आपको जो है 57 का गैप दिखाई पड़ रहा है, तो 57 ऐड कर दीजिए, प्लस यहाँ पर गैप देखिए कितने का दिखाई पड़ रहा है, ये 25 का दिखाई पड़ रहा है, तो 25 ऐड कर दीजिए, और यहाँ पर गैप देखिए 39 का दिखाई पड़ रहा है, तो 39 इसमें ऐड कर दीजिए, और यहाँ पर गैप जो है ये आपको जो है 52 का गैप दिखाई पड़ रहा है, तो 52 इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर गैप देखिए ये 50 का दिखाई पड़ रहा है, तो ये 50 ऐड कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर अगर ये डेटा कोई भी डेटा यहाँ पर कम होता, इस वाले डेटा से ये कम होता, तो उस पर्टिकुलर डेटा के पहले हम माइनस का चिन्ह यूज़ कर लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इन सभी को ऐड करा के यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 9 11 हो जाएगा, और ये 16 और ये 23, और यहाँ पर ये 30 का 0 आ जाएगा, हासिल 3 आएगी, ठीक है। और ये 5 5 10 हो जाएगा, 13 और 15 5 20 और 3 20 और 3 23 और 3 26 हो जाएगा, तो 260 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए P Q और R एक काम को क्रम से 6 दिन और 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। P अकेले पहले चौथे 7वें दिन काम करना शुरू करता है, और Q अकेले दूसरे 5वें 8वें दिन काम कर, और यहाँ पर R अकेले जो है तीसरे 6ठे 9वें दिन काम करता है। तो यह पैटर्न काम पूरा होने तक जारी रहता है। तो पूरा काम कितने समय में किया जाता है। देखिए प्रश्न जानबूझकर डिफ़िकल्ट बना दिया गया, पे प्रश्न बिल्कुल आसान सा है, और इस टाइप के प्रश्न हम काफ़ी बार सोल्व कर चुके हैं। P 6 दिन में काम करता है, और Q यहाँ पर देखिए ये 12 दिन में काम करता है, और R जो है ये 15 दिन में काम करता है। इन सभी का एलसीएम आपको जो है 60 दिखाई पड़ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ इसमें समझिए, देखिए पहले तो यहाँ पर इनके एफिशिएंसी देखिए 10 यूनिट हो जाएगी, और 12 पंचे 60 यानी कि 5 इसके, 15 चौके 60 यानी कि 4 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, P पहले अकेले काम करता है, ठीक है। P पहले दिन काम करता है, और Q यहाँ पर दूसरे दिन काम करता है, और तीसरे दिन यहाँ पर देखिए R अकेले काम करता है। तो पहले P करता है, और फिर यहाँ पर दूसरे दिन Q करता है, और फिर यहाँ पर जो है R करता है। इस तरह से 3 दिन का काम हो चुका है। अब चौथे दिन फिर से P काम करेगा, और फिर से यहाँ पर जो है 5वें दिन Q काम करेगा, और फिर से जो है 6ठे दिन R काम करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 दिन का यहाँ पर पेयर बनता चला जा रहा है, ठीक है।
तो इसी तरह से ये 3-3 दिन का पेयर यहाँ पर बनता हुआ चलता जाएगा जब तक कि काम कंप्लीट ना हो जाए। तो एक चीज़ इसमें देखिए 3 दिन के अंदर देखिए यहाँ पर कितने यूनिट का काम हो जाएगा भाई। यहाँ पर P जो है ये 10 यूनिट का काम करता है, Q यहाँ पर 5 और ये 4 यूनिट का। तो 3 दिन के अंदर हमारे पास यहाँ पर टोटल जो है 19 यूनिट का काम हो रहा है और हमें करवाना कितना है, टोटल 60 यूनिट का काम कराना, क्योंकि टोटल वर्क हमारे पास 60 यूनिट का। तो हम 60 एग्जैक्ट तो करा नहीं सकते, इसको 3 से गुणा करते हैं तो 19 3 57 हो जाएगा। इसको भी हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 9 दिन का टाइम यहाँ पर लग जाएगा 57 यूनिट का काम कंप्लीट करने में। ठीक है, अब शेष काम यहाँ पर कितना बचा है भाई, 57 यूनिट का काम हो चुका है 60 में से, तो शेष काम 3 यूनिट का बचा है। अब यहाँ पर प्रत्येक 3 दिन के बाद काम हमारा एंड हो रहा है आर पर। अब बारी फिर से यहाँ पर पी की आएगी और पी की यहाँ पर लास्ट में बारी आएगी। तो पी देखिए यहाँ पर ये तो एक दिन में 10 यूनिट का काम करता है, जबकि बचा कितना था 3 यूनिट का काम। तो ये 3 यूनिट का काम 10 की एफिशिएंसी से करेगा, यानी कि 3/10 दिन यहाँ पर लग जाएगा टाइम। तो 9 से ही 3/10 दिन जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ टोटल डेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 दिन तो ये और 3/10 दिन वो, यानी कि 9 से 3/10 दिन जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए ए का बी के साथ रेशियो बताएगा, बी का सी के साथ, और ए बी सी का मान आपको कैलकुलेट करके बताना। तो इसको देखिए डायरेक्ट आप देख सकते हैं ए का बी के साथ रेशियो 3:2 है। तो इसमें देखिए यहाँ पर पहले ही ऑप्शन में आपको यहाँ पर 3:2 दिखाई पड़ गया भाई, 5 3 15 5 2 10। तो 3:2 ए का बी के साथ यहाँ पर रेशियो दिखाई पड़ गया। तो आप यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को आंसर लगा देंगे। बाकी में देखिए यहाँ पर आपको 3:2 किसी में दिखाई नहीं पड़ रहा, तो ये सारे के सारे ऑप्शन जो है बाकी के इनकरेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं आप इसको पूरा, वो भी मैं आपको यहाँ पर ट्रिक के साथ बता देता हूँ। ए का बी के और यहाँ पर बी का सी के साथ रेशियो आपको कैलकुलेट करना। ए का बी के साथ बताएगा 3:2, बी का सी के साथ बताएगा 5:4। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जब इनका एक साथ रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 2 के सामने 2 लिखिए और 5 के सामने 5, तो 5 3 15 हो गया और 5 दूनी का 10 हो गया और ये 4 दूनी का 8 हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको आंसर दिखाई पड़ गया। इसमें देखिए एक व्यक्ति की आय में जो है पहले 25% की वृद्धि होती है और फिर जो है उसमें 25% की कमी की जाती है। नई आय मूल आय का कितना प्रतिशत है ये आपको कैलकुलेट करके बताना। तो देखिए 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है। तो मैंने आपको बताया गया कि अगर x% का पहले इंक्रीमेंट किया जाता है और फिर x% का जो है डिक्रीज किया जाता है, यानी कि यहाँ पर कमी की जाती है, तो वो राशि यहाँ पर किसी निश्चित राशि पर ये कमी या वृद्धि हो रही होती है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं x² डिवाइडेड बाय 100, और ये हमेशा जो है कमी होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये हमारे पास जो है 25 का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर 25 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि x की जगह हमारे पास 25% लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है 625 बनेगा, बट्टे 100 करेंगे तो ये 6.25% की यहाँ पर जो है कमी होगी। लेकिन जो हमारे पास पहले जो मूल्य रहा होगा, यानी कि जो पहले हमारे पास मूल्य रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा, यानी कि पहले जो हम मूल्य हमारे पास अपने आप में 100% था उसमें यहाँ पर 6.25% की कमी होगी। तो 100% से 6.25% आप घटा दीजिए, तो यहाँ पर जो है ये आपके पास जो है यहाँ पर कितना बच जाएगा, 93.75% यहाँ पर बच जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको ये चेक करना है कि ये जो नया मूल्य आपके पास आया है, ये मूल आपके पास जो मूल्य था उसका कितना % है, ये आपको कैलकुलेट करना है। यानी कि 93.75 जो है ये टोटल 100 का कितना 100% का कितना % है, ये आपको कैलकुलेट करना। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा कराएंगे। अब 100 से तो 100 कट जाएगा और पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 और आएगा, और ये 25 से डिवाइड है 2500 के 100, और 25 से ऊपर डिवाइड करेंगे तो 25 3 75 हो गया। बच गया कितना, 18 बच जाएगा, उतारेंगे 7, 25 7 175 हो जाएगा। अब 12 बच जाएगा और 25 5 125 हो जाएगा। तो 375 में आप 4 का डिवाइड करेंगे। अब तो 375 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 9 चौके 36 हो गया, बच गया 1, 4 3 12 हो गया, और यहाँ पर जो है 9 चौके 36 4 3 12 हो गया, बच गया यहाँ पर 3 और बट्टे के अंदर 4। तो ये इतने % जो आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए आप एग्जाम में तो ये सारी चीज़ें किसी को समझाएंगे नहीं, और ये वाला डेटा जो है आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ना चाहिए था। ये फॉर्मूले वगैरह जो है ये आपको यहाँ पर समझाने के लिए बताए गए, ये कंसेप्ट है। ठीक है,
अब इसमें देखिए 8% वार्षिक दर से निवेश की गई कितनी धनराशि जो है 1/2 वर्षों में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होकर 17,576 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए राशि जो है हमारे पास वो अर्धवार्षिक रूप से कंपाउंडेड हो रही है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आधी हो जाएगी, यानी कि 8 का अगर हम आधा करेंगे तो 4% ये हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 होती है, यानी कि 25 पर 1 का ब्याज मिलेगा। तो 25 की राशि जो है ये हमारे पास 26 हो जाएगी। अब यहाँ पर इसमें देखिए ये जो 25 की राशि 26 हो रही है, और यहाँ पर देखिए टाइम आपको बताएगा 1.5 वर्ष का। 1.5 वर्ष का मतलब 18 महीने, 1.5 वर्ष में 18 महीने होते हैं, और ब्याज हमारा 6 महीने से अर्धवार्षिक रूप से कंपाउंडेड हो रहा है। तो 6 महीने के अंदर हमारे पास जो है ब्याज 18 महीने के अंदर जो ब्याज है हमारा 3 बार कंपाउंडेड होगा। अब 3 बार कंपाउंडेड होगा तो हम यहाँ पर पावर 3 यूज़ करेंगे। इसका तो देखिए आपको क्यूब पता होगा, 25 का क्यूब 15,625 होता है, ठीक है। 26 का क्यूब आपको पता नहीं होगा, तो ये आप ऐसे कैसे कैलकुलेट करें। देखिए 26 के क्यूब को आप कैसे लिख सकते हैं भाई, 26 का स्क्वायर इंटू में 26 लिख सकते हैं, और 26 का स्क्वायर तो आपको पता होगा यहाँ पर 676 होता है, तो इसको गुणा कर देना है 26 से। तो 26 पंचे 100 आपके पास 30 हो जाएगा, और 26 सिक्के 156 हो जाएगा। तो 26 सिक्के 156 का 6 आ जाएगा, हासिल आ जाएगी 15, और 26 सिक्के आपके पास यहाँ पर कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा, और 15 ऐड करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 197 हो जाएगा, और हासिल आ जाएगी 19। 26 सिक्के 156 और 19 कितना हो जाएगा, ये आपके पास यहाँ पर 177 हो जाएगा। एक सेकेंड, 26 पंचे 130 और 26 सिक्के 156 और 19 175 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आया 17,576 आया। कितना आया 17,576। तो यानी कि इतने की जो राशि थी वो हमारे पास यहाँ पर इतनी हो जाएगी, ठीक है। ये आपके पास प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, जबकि आपको प्रश्न में ये बताया गया कि अमाउंट हमारे पास ये है, यानी कि यहाँ पर अमाउंट जो है आपको प्रश्न में ये सेम ही तो बताया गया, यानी कि डेटा हमारे पास 1 गुना दे रखा है तो ये भी 1 गुना होगा, यानी कि प्रिंसिपल भी तो ये होगा, और यही आपसे पूछा गया प्रिंसिपल। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, मतलब कि आसान सा प्रश्न था। इसमें देखिए ₹34 प्रति किलोग्राम वाले गेहूँ को 26 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूँ के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को जो है 36 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। अब यहाँ पर देखिए बेचने की बात हो रही है, तो ये 36 रुपये जो है ये विक्रय मूल्य बताया गया, जबकि आपको यहाँ पर ये क्रय मूल्य दे रखे हैं। तो आप इसमें जब एलिगेशन यूज़ करेंगे तो ये 34 हो गया और ये 26 हो गया, ठीक है। और हमें देखिए इनको किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, और यहाँ पर देखिए जो मूल्य हमें चाहिए वो हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ पर 20% का प्रॉफिट हो रहा था, इसके फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 यानी कि 5 पर 1 का प्रॉफिट होगा। तो 5 की वस्तु 6 में बेची गई होगी, यानी कि CP था और ये हमारे पास SP था। और यहाँ पर जो है SP तो आपको प्रश्न में बताया गया कितना 36 रुपये, तो 6 यूनिट की वैल्यू 36 रुपये है, तो डेटा हमारे पास 6 गुना लिखा हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस जो है ये भी 5 ना होकर 6 गुना हो जाएगा, यानी कि 30 रुपये आपके पास ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। यानी कि ओवरऑल हमें चाहिए कितना 30 रुपये चाहिए, तो हमें 30 रुपये यहाँ पर चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाएंगे तो यहाँ पर 4 का डिफरेंस और यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस। जब आप रेशियो बनाएंगे तो 1:1 आएगा, यानी कि ये जो हमारे पास गेहूँ थे, जो 2 अलग अलग मूल्य के गेहूँ थे, उनको हम 1:1 में मिलाएंगे तो हमारे पास जो मिश्रण प्राप्त होगा उसका मूल्य जो हमारे पास 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 1:1 में इनको मिलाना पड़ेगा। सोनम 5 घंटे में जो है 230 किलोमीटर की दूरी तय करती है, वह 9 घंटे में कितनी दूरी किलोमीटर में तय करेगी, आपको कैलकुलेट करना। तो देखिए आप डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं तो ये स्पीड आ जाती है, तो स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा 230 बट्टे के अंदर आपके पास यहाँ पर 5 करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 छक्के 30 हो जाएगा, यानी कि 46 किलोमीटर पर आवर जो है ये आपके पास यहाँ पर स्पीड आ चुकी है। आप देखिए डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, ये किसी को समझाएंगे नहीं भी, ये आपको 46 दिखाई पड़ गया, इसको डिवाइड करने पर इसको डायरेक्ट 9 से गुणा कराना, अगर आपको प्रश्न समझ में आ चुका है तो। अब यहाँ पर देखिए 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी आपको कैलकुलेट करना। स्पीड आपको पता है, तो यहाँ पर डिस्टेंस आप कैलकुलेट करेंगे तो स्पीड इंटू में टाइम करते हैं। स्पीड हमारे पास 46 किलोमीटर पर आवर की है, और यहाँ पर टाइम जो है 9 घंटे का बताएगा, क्योंकि 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी आपसे पूछा गया। तो 6 नम 54 हो गया, हासिल 5 और 9 चौके 36 और 5 41 हो जाएगा, यानी कि 414 किलोमीटर जो है यहाँ पर आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा।
इसमें देखिए यदि ए और बी का अनुपात आपको बताएगा, बी और सी का बताएगा, सी और डी का बताएगा, तो इन सभी का एक साथ पूछा गया। तो अभी हमने पीछे जो रेशियो का प्रश्न बनाया था उसी तरह से ये भी बन जाएगा। भाई अगर आप यहाँ पर ए का बी के साथ रेशियो कैलकुलेट करें तो यहाँ पर ये जो दे रखा है 1/3 अनुपात 1/5। सबसे पहले तो आप देखिए अनुपात आपको फ्रैक्शन में दे रखा, आप इसको पूर्णांक में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 15 होता है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, बोथ साइड 15 से गुणा कराएंगे और 15 से बोथ साइड गुणा कराएंगे तो ये 5:3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 5:3 बन जाएगा। तो ए और बी का अनुपात हमारे पास 5:3 होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए 8 पंचे 40 हो जाएगा, 8 तिरिका 24 यानी कि 5:3 दिखाई पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए जो पीछे हमने क्वेश्चन बनाया था उस तरह से भी आप इसको पूरा सोल्व करके लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपके प्रश्न का सही आंसर आएगा। देखिए हमने ए और बी का ये पूर्णांक में जो रेशियो कैलकुलेट किया, इसी तरह से आप इनका भी कैलकुलेट करेंगे, इनका भी कैलकुलेट करेंगे। फिर यहाँ पर जो है पीछे हमने जो क्वेश्चन बनाया था उसी तरह से आप जो है इन चारों का एक साथ रेशियो खुद से कैलकुलेट करके देखेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए 2 वर्षों में 24,000 पर दे धनराशि क्या होगी जब क्रमिक वर्षों में साधारण ब्याज की दर क्रमशः 4% वार्षिक और 5% वार्षिक है। मतलब कि 4% का ब्याज मिलेगा पहले वर्ष, 5% का ब्याज मिलेगा दूसरे वर्ष। तो यहाँ पर देखिए आप डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे 24,000 का 4% और फिर यहाँ पर 5%। तो 4% कैलकुलेट किया तो 2 0 तो कट जाएंगे, 2400 के 96 यानी कि 960 हो जाएगा। और यहाँ पर 5% कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज के कारण 2 0 तो ये कट जाएंगे। अब यहाँ पर 24 पंचे 120 हो जाएगा और यहाँ पर जो आगे एक 0 आ जाएगा यानी कि 1200 है। इनको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर टोटल जो है आपको 2160 का ब्याज दिखाई पड़ेगा। ये जो आपके पास यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट जो आया है ये आप प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो अमाउंट आपसे पूछा गया था तो अमाउंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रिंसिपल प्लस का ऐसा ही ये फॉर्मूला होता है। तो प्रिंसिपल आपको प्रश्न में 24,000 बताया गया, 24,000 में आप ऐड करेंगे सिंपल इंटरेस्ट जो कि आपने 2160 कैलकुलेट किया है तो ये आपके पास यहाँ पर 26,000 जो है 160 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक पुलिसकर्मी 98 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है, चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः इन स्पीड की चाल से जो है यहाँ पर ये आपको इनकी स्पीड बताई गई, ठीक है, कि चाल से भागते हैं। पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा, यानी कि टाइम आपको कैलकुलेट करना है। तो यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस आपको दे रखी 98 मीटर की, ये डिस्टेंस जो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड से कवर होगी। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो इनका गैप देखिए, यहाँ पर इनकी स्पीड का गैप आपको यहाँ पर 28.8 दिखाई पड़ गया, यानी कि 28.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर होगी, जबकि डिस्टेंस तो मीटर में थी। तो आप इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करें, यानी कि 5/18 से इसको गुणा करेंगे। तो ये जो बट्टे में 18 आ रहा है ये इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, तो ऊपर गुणा में 18 यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, इसमें अगर आप पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर 18 से डिवाइड 10 बार कट जाएगा, 18 से इसको डिवाइड करें एक बार गया, 18 6 के 108 हो जाएगा। और इसके अलावा 5 से इसको 10 को डिवाइड करें 2 बार कटेगा और 2 से ये 16 कट जाएगा, 8 आ जाएगा बट्टे के अंदर। अब देखिए यहाँ पर 12 8 96 हो गया, बच गया यहाँ पर 2 और 2/8 यानी कि 1/4 आपको यहाँ पर सेकेंड में जो है ये आपके पास यहाँ पर टाइम कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ये इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है। इसमें देखिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इन सभी से भाग देने पर जो है प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना बचता है, 4 बचता है। अब देखिए रिमाइंडर 4 बचता है। अब आपको छोटी से छोटी संख्या बतानी, अगर आप देखिए ये इन ऑप्शन में से कोई एक आंसर रहा होगा, अगर आप इन सभी में से ये जो रिमाइंडर बच रहा है वो आप यहाँ पर माइनस कर दें, ठीक है, क्योंकि संख्या में यहाँ पर 4 शेषफल बच रहा है। अगर आप यहाँ पर 4 सभी में से माइनस कर दें तो ये आपके पास यहाँ पर 1850 आ जाएगा और ये आपके पास यहाँ पर 2050 आ जाएगा, सॉरी 2052 आ जाएगा। और यहाँ पर ये आपके पास जो है 2168 आ जाएगा और यहाँ पर 4 माइनस कर देंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 1921 आ जाएगा। अब एक चीज़ इसमें देखिए, ये संख्या देखिए यहाँ पर इन सभी से डिवाइड होंगी। भाई यहाँ पर 4 जो शेषफल बच रहा था वो हमने यहाँ पर इन संख्याओं में से घटा दिया है। अब ये जो संख्या प्राप्त हुई है ये इन सभी संख्याओं से कंप्लीट डिवाइड होनी चाहिए, तो कंप्लीट डिवाइड होनी चाहिए। 36 से डिवाइड है, इसका मतलब वो संख्या 9 और 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 4 से यहाँ पर देखिए ये संख्या डिवाइड नहीं है, 4 से ये संख्या भी आपको डिवाइड नहीं दिखाई पड़ रही है। ये
दोनों संख्या 4 से डिवाइड है, बट यहाँ पर 9 से डिवाइड, ये भी 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो 9 से डिवाइड देखते हैं यहाँ पर, ये 6 2 6 1 7 और 9 ये कट जाएगा, ये 9 से डिवाइड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या 9 से आपके पास यहाँ पर डिवाइड, और बचा भी ऑप्शन नंबर सेकंड ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। इसमें देखिए, इन अप्रैल मिस्टर खान ऑब्जर्व्ड दैट हिज बैलेंस इन हिज बैंक अकाउंट इज 5600 फॉर द फर्स्ट 24 डेज एंड रुपए आपको बता रखे हैं यहाँ पर 12,000 फॉर द नेक्स्ट 2 डेज एंड 37,500 इन द लास्ट 4 डेज ऑफ द मंथ। व्हाट इज़ द डेली एवरेज बैलेंस फॉर अप्रैल, यानी कि अप्रैल में जो है प्रत्येक दिन का जो एवरेज बैलेंस क्या रहा था वो आपको कैलकुलेट करके बताना। अब देखिए प्रश्न कह क्या रहा है आपसे, यहाँ पर मिस्टर खान ने जो है यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि उसके खाते में जो है पहले 24 दिन के लिए जो है यहाँ पर प्रत्येक दिन जो है 5,600 प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो एक दिन के अंदर 5,600 प्राप्त होते हैं। टोटल यहाँ पर 24 दिन में गुणा 24 करेंगे तो यहाँ पर इतनी राशि प्राप्त होगी। अब नेक्स्ट 2 डेज यानी कि अगले 2 दिन यहाँ पर जो है प्रत्येक दिन 12,000 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर टोटल आपके पास यहाँ पर 12,000 इंटू में 2 करेंगे। अब यहाँ पर लास्ट के 4 दिन जो है ये आपको बताया गया, एक दिन के अंदर जो है 37,500 की राशि प्राप्त होती है। तो लास्ट के 4 दिन प्राप्त होती है तो गुणा 4 कर देंगे। तो यहाँ पर ये टोटल राशि आपके पास कितनी हो जाएगी भाई, 2 0 आपके पास लास्ट में आएंगे। 24 छिके 24 पंच 120 और 24 छिके 144 का 4 आ जाएगा, हासिल आ जाएगा यहाँ पर 14। 24 पंच 120 और 14 134 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, और इसको 2 से गुणा कराएंगे तो ये 24,000 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर जो है इनको आपस में गुणा कराएंगे तो देखिए लास्ट में यहाँ पर 2 0 तो आएंगे और यहाँ पर 500 के 20 हो जाएगा और हासिल 2 आएगी। 700 के 28, 2 30 हो जाएगा, हासिल 3 आएगी। 4 त्रिका 12, 3 15 हो जाएगा। इन सभी को हम ऐड कर लेते हैं, यानी कि टोटल कितनी राशि प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर जो है 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 8 और 2 10 का 0 हो जाएगा, हासिल 1 आएगी, ये 3 हो जाएगा। यानी कि टोटल इतनी राशि प्राप्त हो रही है। बट आपको एवरेज कैलकुलेट करना था किसका, अप्रैल माह का। और टोटल डेज कितने हो गए, 30 दिन हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए ये 24 दिन यहाँ पर, 2 दिन यहाँ पर और 4 दिन लास्ट के ये यहाँ पर, तो टोटल 30 दिन हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये जो टोटल राशि कैलकुलेट होकर आई है, आप इसमें क्या करेंगे, 30 का डिवाइड करेंगे तो औसत आपके पास आ जाएगा अप्रैल माह का। 0 से 0 कट गया, 3 से डिवाइड करेंगे 10 बार गया और 3 दूनी का 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 7 त्रिका 21, 8 त्रिका 24 हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके पास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कविता ने एक मेज़ उसके मूल मूल्य पर जो है 30% की छूट पर खरीदी। अब देखिए मूल मूल्य पर इसने 30% की छूट पर खरीदी, यानी कि 70% जो है उसने पे किया होगा, यानी कि 70% उसके लिए क्रय मूल्य रहा होगा। उसने इसे खरीदे गए मूल्य पर जो 48% की वृद्धि के साथ बेच दिया। और नए बिक्री मूल्य और मूल मूल्य के बीच प्रतिशत अंतर कितना, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। साथ ही यदि मूल मूल्य आपको बताया गया 8,000 है तो कविता को लाभ के रूप में जो है कितनी अतिरिक्त धनराशि प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये मूल मूल्य जो आपको बताया गया 8,000, इससे 30% की छूट पर इसने खरीदा था। 30% की छूट यानी कि 70% में उसने खरीदा होगा। तो 2 0 से 2 0 कट गए, 7 8 5600 में उसने खरीदा होगा। ये कॉस्ट प्राइस आ गया, हालांकि ये डायरेक्ट आपको दिखाई पड़ना चाहिए था। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस हमारे पास कैलकुलेट होकर आ चुका है। अब दूसरी चीज़ इसमें देखिए, इसने 48% की वृद्धि के साथ बेचा, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो था हमारे पास वो अपने आप में 100% था 5600। अब इस पर 48% की वृद्धि, यानी कि 100% तो ये अपने आप में था, तो 148% में बेचा होगा। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। अब इसके साथ गुणा कैसे कराएंगे वो यहाँ पर देख लीजिए भाई। 56 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू में 14 लिख सकते हैं। इंटू में आपको कराना 148, तो आप 14 की इसके साथ गुणा करा दीजिए। तो ये 4 गुणा में कितना हो जाएगा, 14 8 112 हो जाएगा, हासिल 11 आएगी। 14 4 56 और 11 हो जाएगा 67, हासिल आ जाएगी 6 और यहाँ पर 14 और 6 20 हो जाएगा। और इसके हमें 4 से गुणा करा के हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 4 दूनी का 8 हो जाएगा, 700 के 28 का 28 आ जाएगा और 4 दूनी का 8 हो जाएगा। तो टोटल इतने में बेचा। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट देख लेंगे। देखिए मूल मूल्य पर आपको कैलकुलेट करना,
लाभ के रूप में जो है कितने अतिरिक्त धनराशि प्राप्त हुई। तो देखिए यहाँ पर जो है ओरिजिनल मूल्य पर आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि ओरिजिनल प्राइस जो था वो आपको प्रश्न में बताया गया था कितना था, 8,000 था। तो 8,000 से देखिए यहाँ पर कितने अधिक में बेचा, यानी कि यहाँ पर जो है 288 के अधिक में बेचा, तो इतने का प्रॉफिट हुआ ना। तो इतने का प्रॉफिट तो आपको एक ही ऑप्शन में दे रखा था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके पास यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आ जाता। अदरवाइज यहाँ पर आप परसेंटेज में अंतर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इतने का प्रॉफिट हो रहा है, 288 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 8,000 पर, और गुणा कर देंगे 100 से। तो ये आपके पास यहाँ पर 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, 8 से डिवाइड करेंगे तो यह आपके पास यहाँ पर 8 त्रिका 24 हो गया, और यहाँ पर बच गया 4, 8 छिके 48 हो जाएगा, एक स्थान पर दशमलव आ जाएगा, यानी कि 3.6% जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। असलम एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, 20 दिनों में, और बंसी जो है 30 दिनों में कर सकता है। यदि वे इस पर जो है साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो शेष कार्य कितना अंश रह जाएगा, ये आपको प्रश्न में जो है पूछा गया आपसे। ठीक है, तो एक असलम को ए से लिख लेता हूँ, ये 20 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है, और बंसी को बी से लिख लेता हूँ, ये काम 30 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम 60 यूनिट का हो जाएगा, ये टोटल वर्क हो जाएगा आपके पास 60 यूनिट, 3 की इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी और 2 यूनिट इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, अब ये 5 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, यानी कि असलम और ये बंसी जो है 5 दिन तक काम करते हैं, तो इतना काम हो जाएगा, प्लस जो शेष काम बचा वो हम x मान लेते हैं। ठीक है, वो इसमें ऐड किया तो ये बराबर टोटल वर्क होना चाहिए, और टोटल वर्क हमारे पास 60 यूनिट का है। तो यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं, असलम जो है ये 3 यूनिट का काम करता है और ये 2 यूनिट का काम, तो 3 और 2 5 5 25 हो जाएगा, 25 इधर लाकर माइनस कर दें तो x बराबर कितना बचेगा, 35 बचेगा, यानी कि ये इतना काम जो है हमारे पास शेष काम बचा है। ठीक है, अब ये शेष काम हमारे पास 35 बचा है, जबकि यहाँ पर टोटल कार्य था कितना, 60 यूनिट का था। तो शेष कार्य का आपको अंश में कैलकुलेट करना है, यानी कि शेष कार्य ये आपको अंश में कैलकुलेट करके बताना है, यानी कि 35 यूनिट का काम बचा कितने में से, टोटल 60 में से। तो 60 को आप बट्टे में रखेंगे, 5 से इसको डिवाइड करें, ऊपर 7 आ जाएगा, बट्टे के अंदर 12 आ जाएगा, तो 7/12 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर प्रत्येक 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे से छोटे घन बनाए जाते हैं, तो ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, आपको पता है घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यों होता है, और यहाँ पर आयतन जो है वो आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे, ये आपके पास इसका आयतन आ जाएगा बड़े घन का, और जो छोटे घन बनाए जाते हैं उसका आयतन क्या हो जाएगा, भाई भुजा का क्यूब करेंगे तो भुजा तो 1 सेंटीमीटर बताई गई, ये आपके पास यहाँ पर 1 घन का आयतन आया है। हम मान लेते हैं ऐसे n घन बनाए जाते हैं, तो इनटू में n करेंगे, तो ये जो आयतन आएगा ये पहले जो बड़ा घन था आपके पास उसके आयतन के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से आप n बराबर कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 27 इक्वल टू n इंटू में 1 आएगा, यानी कि n, तो n बराबर कितना है 27, यानी कि यहाँ पर n हमने संख्या मानी थी छोटे घनों की, तो यहाँ पर टोटल कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं, 27 घन बनाए जा सकते हैं। तो ये आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपको बताएगा, तो वस्तु पर लाभ प्रतिशत आपको कैलकुलेट करना है। तो इसमें देख लीजिए यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, ये 14 और 6 यानी कि 20 यूनिट का आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई पड़ा। 20 यूनिट का प्रॉफिट है कितने पर, 186 पर, और गुणा 100 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 2 से कटेगा, ये 10 आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे, 9 दूनी का 18, 3 दूनी का 6। तो 1000 के अंदर आपको क्या करना है, 93 का डिवाइड करना है। तो आपको दिखाई पड़ रहा है 10 बार भाग डायरेक्ट चला जाएगा, बच गया यहाँ पर शेषफल 70 बचेगा, बट्टे के अंदर 93 आ जाएगा। तो ये आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई पड़ रहा है, आंसर लगा दीजिए। ठीक है, तो ये थे आपके पूरे 20 प्रश्न, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।